अच्छा, महाभारत। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े योद्धा, भव्य लड़ाइयां और भगवान कृष्ण की लीलाएं, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट हो सकता है? जी हां, आज हम इस महाकाव्य को एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य है या फिर एक वैज्ञानिक ग्रंथ? क्या इसमें देवताओं और योद्धाओं की कहानियों के पीछे कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी और विज्ञान के गहरे राज तो नहीं छिपे हैं? तो चलिए हमारे स्रोत सामग्री के आधार पर इसी चौंकाने वाली संभावना की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम उस नए नज़रिए को समझेंगे, फिर प्राचीन युद्धों में इस्तेमाल हुए विज्ञान की बात करेंगे। उसके बाद हम उड़न खटोलों से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक की संभावनाओं को टटोलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे मन को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहले वो नया नज़रिया है क्या? वो ये है कि महाभारत को सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह मत देखिए। इसे इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक मिला-जुला रूप समझिए। एक ऐसी दुनिया जहां जिन्हें हम दिव्य शक्तियां कहते हैं, वो असल में बहुत एडवांस्ड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। और यहीं से चीजें सच में मजेदार होने लगती हैं। जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ है प्राचीन शब्द, दिव्य दृष्टि, अस्त्र, व्यूह, और दूसरी तरफ उनकी मॉडर्न व्याख्या। जैसे दिव्य दृष्टि को टेलीपैथी या रिमोट विजन कह दिया, अस्त्रों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और व्यू मिलिट्री एल्गोरिदम्स। मतलब यहां पर अलौकिक शक्तियों को सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। और यही सोच, यही नजरिया हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। चलिए अब उन दावों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है महाभारत के उन मशहूर और विनाशकारी हथियारों से। देखिए, सोर्स मटेरियल में इन अस्त्रों के बारे में बताते हुए सिर्फ उनकी ताकत के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि उनके इस्तेमाल के बाद होने वाले भयानक नतीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि असली सुराग उन्हीं नतीजों में छिपे हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो ये है कि ब्रह्मास्त्र की सीधी तुलना एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन से की जा सकती है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कोई शक्तिशाली तीर नहीं था, ये कुछ और ही था। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये तुलना क्यों की जाती है। जरा देखिए, ब्रह्मास्त्र चलने पर भीषण गर्मी और हजारों सूरज जितनी रोशनी होती थी। जमीन को कंपा देने वाले शॉकवेव्स उठते थे, पानी के स्रोत भाप बन जाते थे और जमीन सालों के लिए बंजर हो जाती थी। ये सारी बातें एक न्यूक्लियर धमाके के बाद होने वाले असर से काफी मिलती जुलती हैं। और बात सिर्फ ब्रह्मास्त्र की नहीं है। इस विश्लेषण में दूसरे अस्त्रों को भी टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखा गया है। जैसे पाशुपतास्त्र को एक तरह का प्लाज्मा वेपन, वज्रास्त्र को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी, और आग्नेयास्त्र को एक एडवांस्ड फ्लेम थ्रोवर जैसा माना गया है। ये सब मिलकर एक ऐसे शस्त्रागार की तस्वीर बनाते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आधुनिक था। लेकिन सोर्स मटेरियल ये भी बताता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हथियारों में नहीं थी, ये युद्ध की रणनीतियों में, मतलब वॉर स्ट्रैटेजी में भी उतनी ही गहराई से बसी हुई थी। अच्छा, तो व्यूह के बारे में तो सबने सुना होगा, खासकर चक्रव्यूह। तो इस नजरिए से ये व्यू सिर्फ सैनिकों की फॉर्मेशन नहीं थे, ये थे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, एक जीता जागता कोड। चक्रव्यूह को ही ले लीजिए, ये एक घूमता हुआ जाल है, एक ऐसा एल्गोरिदम जिसका एक ही मकसद है, जो अंदर आया वो बाहर नहीं जा सकता। हर परत घूम रही है, हर रास्ता बंद हो रहा है। ये कोई सामान्य रणनीति नहीं, ये तो एक लीथल प्रोग्राम जैसा लगता है ना? चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा ऊपर उठते हैं, सीधा आसमान की ओर, और फिर उससे भी आगे जाकर जीवन के सबसे बुनियादी कण यानी डीएनए के स्तर तक पहुंचते हैं। स्रोत तीन अलग अलग तरह की उड़ने वाली मशीनों या विमानों की बात करता है। पहला जो फिजिकल था, मतलब आंच के हवाई जहाज जैसा। दूसरा जो एनर्जी से चलता था, शायद एंटी ग्रेविटी पर। और तीसरा जो मन की शक्ति से कंट्रोल होता था। मतलब ये सिर्फ एक तरह के विमान की बात नहीं हो रही, बल्कि कई अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम्स की गहरी समझ की ओर इशारा किया जा रहा है। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। यहां पर एक पौराणिक जन्म की कहानी को लिया गया है और उसे एक वैज्ञानिक फ्रेमवर्क में डालकर देखा गया है। और ये शायद सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक है कि कर्ण का जन्म एक दिव्य वरदान नहीं, बल्कि एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा हो सकता है।
इस विश्लेषण में कर्ण के कुछ खास गुणों की तरफ इशारा किया गया है, जैसे उनका जन्मजात कवच। क्या ये कोई जेनेटिक म्यूटेशन था जिससे उनकी त्वचा में एक बायोमेटल बन गया हो? और उनका सूर्यदेव से संबंध, क्या ये इस बात का प्रतीक था कि उनके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स जरूरत से ज्यादा एनर्जी बनाती थी? ये सारी बातें जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करती हैं। तो हमने अभी तक फिजिकल टेक्नोलॉजी की बात की, हथियार, विमान, यहाँ तक कि जेनेटिक्स। लेकिन ये विश्लेषण यहीं नहीं रुकता, ये और भी गहरा जाता है मन के विज्ञान की दुनिया में। स्रोत श्री कृष्ण को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में देखता है जो बिहेवियरल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और यहाँ तक कि नैतिक हेरफेर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। ये तकनीकें आज के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एआई ड्रिवन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से बहुत मिलती जुलती हैं। और ये टेक्नोलॉजिकल नजरिया सिर्फ रणनीति तक ही नहीं था, जानकारी को इकट्ठा करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसे भी एक टेक्नोलॉजी के रूप में ही देखा गया है। याद है संजय, जो महल में बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते थे, तो उनकी इस दिव्य दृष्टि को जादू नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी माना गया है, कुछ रिमोट व्यूइंग जैसा। जरा सोचिए, ये एक तरह का रियल टाइम एन्क्रिप्टेड डेटा स्ट्रीम था जो हजारों साल पहले काम कर रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस पुराने ग्रंथ को नए नजरिए से देखने पर आखिर हमें क्या मिलता है? क्या है वो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए? ये स्रोत हमारे सामने कई मजबूत समानताएं रखता है। न्यूक्लियर और ईएमपी जैसे हथियार, एंटी ग्रेविटी जैसे एरोस्पेस कॉन्सेप्ट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी बायोसाइंस, एआई जैसी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति और गणित के एल्गोरिथम पर आधारित युद्ध संरचनाएं। ये सब मिलकर ऐसा इशारा करते हैं मानो इस महाकाव्य की कहानी में एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया कोड की तरह छिपी हुई है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी को भुलाया जा सकता है, तो सोचिए प्राचीन ग्रंथों में और कितना ज्ञान है जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। क्या हम जिसे आज तक सिर्फ पौराणिक कथाएं मानते आए हैं, वो असल में एक ऐसे विज्ञान का इतिहास है जिसे हम आज फिर से समझना शुरू कर रहे हैं?